बताइए, आपको मालूम था कि मार्को रूबियो शनिवार यानी कि 23 मई से हिंदुस्तान में है? अरे क्वाड मीटिंग के लिए आए हैं। कायदे से तो ये मुलाकात पिछले साल हो जानी चाहिए थी, लेकिन टलती रही। 4 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग फाइनली अब हो रही है। इसी सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिंदुस्तान आए हुए हैं। पहले कोलकाता गए, वहां उन्होंने कहा कि भाषण छोटा रखूंगा क्योंकि गर्मी बहुत है। फिर कलकत्ते से कार्यक्रम निपटाकर दिल्ली आए। रूबियो को दिल्ली की गर्मी कैसी लगी, उन्होंने ये तो नहीं बताया और न ही पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा भी। एक जरूरी सवाल उनसे जरूर पूछा गया था, वो ये कि अमेरिका से भारतीयों के खिलाफ खूब रेसिस्ट कमेंट्स आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है। जवाब में रूबियो ने पूछ लिया कि कौन से कमेंट्स और कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। अब भारतीय विदेश मंत्रालय की पूरी लीडरशिप के सामने सवाल पूछने में हुई स्वाभाविक झिझक समझ लीजिए, या ये कह दीजिए कि किसी को मेहमान की तरह बुलाकर उसे हिंट देने की सीमा होती है। अब नहीं समझना चाहता अगला तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इतना तो सब जानते ही हैं कि रूबियो को मालूम था कि बात ट्रंप की हो रही है। ये हेल होल्डेड इकोनॉमी वगैरह ट्रंप के शब्द हैं। बाकी जब एक अमेरिकी पत्रकार ने रूबियो से बात की तो सवाल पूछा और बता भी दिया कि ट्रंप को लेकर पूछ रहा हूं। तब रूबियो ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। अमेरिकी ये संकेत भी दे रहे हैं क्योंकि संबंध पिछले दिनों खराब हुए और वो कह रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं कि ट्रेड डील जल्दी हो जाएगी। एक्चुअल क्या है हमें नहीं पता। इन 2 दिनों में जो बीते 2 दिन हैं, कुछ कुछ हुआ है। डॉक्टर जयशंकर और रूबियो के बीच हाई लेवल बैठकें हुई हैं। डॉक्टर जयशंकर ने 5 बिंदु रखे हैं हिंदुस्तान का स्टैंड, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात है, मैरीटाइम ट्रेड, डायलॉग वगैरह विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर यूएस एम्बेसी भी गए, जहां अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 साल पूरे होने पर प्रोग्राम रखा गया था। इसके अलावा रूबियो अपनी पत्नी जेनेट के साथ ताजमहल भी गए, जहां पूरा इलाका खाली करवाया गया था ताकि दंपत्ति की ताज पिक्चर को कोई फोटो बॉम्ब न करने पाए। क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी, जिसके लिए सब हो रहा है, 26 मई को होगी, यानी कि आने वाले कल। आईआर की दुनिया में आज का दिन भारत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको मेन खबर चीन से आती दिखेगी, लेकिन बीजिंग से नहीं, हांगशू से। एक हफ्ते के भीतर दुनिया के 2 ताकतवर नेता चीन गए, ट्रंप और पुतिन। लेकिन जो इंतजाम हुआ, जो शामियाना लगा, जो कालीन बिछा, उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जिनपिंग ने 3 कार्यक्रम एक के पीछे एक निकाले हैं। अभी पूरा नहीं हुआ मामला। शाहबाज शरीफ और उनके काबिल जर्नैल आसिम मुनीर जी चीन पहुंच गए हैं। मजाक की बात नहीं है। 2 फ्रंट वाली जो थ्योरी थी, अब वो पुरानी हो चुकी है। अब एक ही फ्रंट है जो गुजरात से शुरू होता है, अरुणाचल तक जाता है, चाइना पाक फ्रंट। इसलिए हमारी जिम्मेदारी कि जब जब पाकिस्तान और चीन इस तरह की वार्ताएं करते हैं तो हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए कि दोनों देश किसी भी सेक्टर में जो फैसले ले रहे हैं उसका हम पर क्या असर पड़ सकता है, हमारी तैयारियों को वो कैसे प्रभावित करता है। इसलिए आज का शो शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की चाइना विजिट पर है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। इस बार शाहबाज शरीफ का दौरा चीन से लोन पास करवाने के लिए नहीं हुआ है, चीन और पाकिस्तान के बीच बिजनेस बढ़ाने के लिए हुआ है। और यही वजह थी कि शरीफ का हवाई जहाज पहले बीजिंग नहीं गया, बल्कि वो पहले चीन के झेजियांग पहुंचे। और झेजियांग को आप चीन का इकोनॉमिक पावर हाउस समझ सकते हैं, खासकर ईस्टर्न कोस्ट पे। ज्यादा बड़े शहर उनके ईस्ट में ही हैं। चीन का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला जो प्रांत है उनमें से ये एक है, जैसे अपने महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2025 में झेजियांग की जीडीपी लगभग 9.45 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई थी। भारत का लगभग 1/3 है ये। ग्रोथ रेट इसकी करीब 5 से 6% सालाना है। झेजियांग खासकर एआई, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हांगशू इसी प्रांत का शहर है जहां शाहबाज शरीफ गए थे। चीन का बड़ा टेक हब है हांगशू, अलीबाबा जैसी कंपनीज का बेस वहां है। शाहबाज अलीबाबा के हेडक्वार्टर भी होकर आए, दूसरी बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिले, कई सौदे उन्होंने किए, एमओयूज किए। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में निवेश और उनके साथ बिजनेस डेवलप करने का वादा किया है। अब समस्या इस बात में तो नहीं है कि पाकिस्तान चीन के साथ बिजनेस कर रहा है, क्योंकि धंधा तो चीन से हम भी अवॉइड करने की स्थिति में नहीं है। भारत के लिए दिक्कत हो सकती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, जिसका दूसरा चरण शाहबाज और जिनपिंग के बीच डिस्कस होने वाला है। सीपक का पहला चरण अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है।
सीपेक 2.0 की बात होने लगी है। 25 मई को शहबाज जिनपिंग से मिले हैं और इस विषय पर बात की है। ये इस बात को दर्शाता है कि सीपेक को लेकर पाकिस्तान सीरियस है और अमेरिका से करीबी एक तरफ रखकर उससे आज भी सीपेक की अहमियत समझ आ रही है, चाहे पहला इंप्लीमेंट न भी हो पाया हो पूरी तरह से। हमारे लिए दिक्कत यह है कि यह कॉरिडोर गिलगित बल्तिस्तान से होकर जाता है, जो कि हिंदुस्तान का इलाका है। पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। यही वजह है कि भारत ने लगातार कहा है कि सीपेक के इस इलाके से गुजरने के हम खिलाफ हैं। लेकिन चूंकि डिफैक्टो कंट्रोल पाकिस्तान का है, तो सुरंगें और सड़कें बनती रही। जब कारोग्राम हाईवे उन्होंने बढ़िया करवाया, भारत विरोधी जताता रह गया। जिनपिंग से मिलकर शाहबाज सीपेक को अगले चरण में ले जाना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान का चीन के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन तो भारत के लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न होता ही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दोनों भाइयों की मिलीभगत को देखा और ये अब पब्लिक डोमेन में है कि पाकिस्तान चीन से न्यूक्लियर सबमरीन्स मांग रहा था। वो जो साइफर वाला पेपर बाहर आया था उसमें था, न्यूक्लियर सबमरीन से चाहते थे चीन से, और चीन ने कहा था कि ग्वादर में हम अपनी नेवी को बेस करना चाहते हैं। अभी न तो ग्वादर चीन का नेवल बेस बना है और नहीं चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन से दी हैं। लेकिन इन दोनों बातों का डिस्कस होना हमारा ध्यान खींचने के लिए काफी होना चाहिए, खासकर इसलिए कि अमेरिकी दबाव में हमने ग्वादर के बगल में बने चाबहार से हाथ खींचे हैं। तो आइए बारी बारी से इन दो विषयों को हम डिस्कस करते हैं। शाहबाज मुनीर की गठबंधन सरकार का ये चीन दौरा 4 दिन का है। शुरुआत चीन के जिजियांग से हुई। होंगशू गए थे लोग। चीन का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और डिजिटल बिजनेस हब है। 23 मई को शाहबाज जिजियांग के गवर्नर लिू जिए से मिले भी। पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक्स पर लिखा गया कि चीन के जिजियांग और पाकिस्तान के पंजाब के बीच सिस्टर प्रोविंस रिलेशनशिप स्थापित किए जाएंगे। इसके मायने ये हैं कि यहाँ जो भी डील होगी, इंडस्ट्री पहले पंजाब में लगाई जाएगी, यानी सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को होगा, जहां शहबाज शरीफ की ही पार्टी नून लीग की सरकार है। उनकी भतीजी मरियम नवाज पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं अभी। तो पंजाब पर पाकिस्तान सरकार का फोकस रहता ही है। आर्मी, ब्यूरोक्रेसी दोनों जगह पंजाबी खूब है वहाँ। इसके चलते पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में असंतोष रहा है। हम कई बार बता चुके हैं। एक उदाहरण अभी हमने फिर से देखा। बलूचिस्तान में बड़ी असहमति है पंजाबी डोमिनेंस को लेके। 24 मई को ही बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर एक ट्रेन को निशाना बनाया, बम धमाका किया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस ट्रेन में आर्मी और उनके परिवार वाले सवार थे, जो ईद की छुट्टियां मनाने अपने घर जा रहे थे। 20 से ज्यादा मौतें हुई, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीएलए ने इससे भी भयानक हमले किए हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया आपको याद होगा। ट्रेन को खूब टारगेट करते हैं जिसमें फौजी आते हैं या जाते हैं छुट्टी से। बीते साल ही बीएलए ने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक की थी और सैकड़ों लोगों को बंदी भी बनाया था। अब ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान में चीन का इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वहां ज्यादातर काम कंस्ट्रक्शन का होता है। इंजीनियर्स बुलाए जाते हैं चीन से और बलोच बनते हैं मजदूर। लेकिन जब एआई, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी जैसे काम शुरू होते हैं तो फिर पंजाब को पिक किया जाता है। हम आते हैं वापस टॉपिक पे। शहबाज शरीफ के इस दौरे में होंगशू शहर में पाकिस्तान चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जहां चीन और पाकिस्तान की दर्जनों कंपनीज ने एक दूसरे से मीटिंग की। करीब $7 बिलियन के समझौते के मुख्य रूप से एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई, फार्मा और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े हुए। कुछ के बारे में हम बताएंगे भी आपको। कॉन्फ्रेंस में सीएटेल जैसी कंपनी के लोग भी शामिल हुए। सीएटेल दुनिया की सबसे बड़ी ईवी बैटरी बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। पाकिस्तानी अखबारों में लिखा जा रहा है कि इस कंपनी की बैटरी टेक्नोलॉजी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को पाकिस्तान लाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा स्टार चार्ज कंपनी के साथ पाकिस्तान में ईवी चार्जिंग नेटवर्क बनाने की बात हो रही है। पाकिस्तान में ईवी का मार्केट अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत तेज होने वाली है। वहां पे भी फॉसिल फ्यूल्स महंगे हो रहे हैं। 2025 के अनुमान के मुताबिक देश में कुल ईवीज की संख्या लगभग 76,000 थी पाकिस्तान में, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3 व्हीलर्स का था। कार सेगमेंट अभी छोटा है वहां, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेशनल कंपनीज की एंट्री शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सरकार 2030 तक नई गाड़ियों में से लगभग 30% को ईवी बनाना चाहती है। इसलिए शहबाज शरीफ ने स्टार चार्ज जैसी कंपनीज के साथ अभी से काम शुरू किया, ताकि उनके यहाँ एक नेटवर्क आए ईवीज को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा यूजेंग फार्मास्यूटिकल ग्रुप के साथ दवाई बनाने और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश पर भी शहबाज शरीफ ने चर्चा की। साथ ही एनर्जी टेक कंपनी के साथ सोलर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर सहयोग की रूपरेखा भी बनी है। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी से जुड़ी जितनी भी सप्लाई होती है हार्डवेयर की, सब कुछ चाइना से वहां इंपोर्ट किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग सौदा हुआ है हालू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड का पाकिस्तान की फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के साथ। ये पाकिस्तानी फौज की कंपनी है, फौजी फाउंडेशन जो है, हमने बताया है उसके बारे में भी। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का सौदा है, $1.12 अरब की डील है।
यानी सिर्फ पाकिस्तान की पंजाबी आबादी का फायदा नहीं है, सेना के अधिकारियों का भी मुनाफा होने वाला है इस यात्रा से। इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा हासिल ये आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में नई नौकरियां बढ़ सकती हैं अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट आता है तो, और चीन के साथ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के जरिए और नत्थी ही होगा। होंगशू शहर में मीटिंग्स निपटाने के बाद शाहबाज बीजिंग पहुंचे हैं। जब हम ये बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहे थे उससे कुछ ही वक्त पहले जिनपिंग की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। जर्नैल भी थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। 22 मई को मुनीर ईरान में थे, वहां वो अमेरिका का नया प्रस्ताव लेकर गए थे जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि हम एक्सेसिव डिमांड्स नहीं मानेंगे। अब आसिम मुनीर का बीजिंग पहुंचना एक नई ही कहानी बता रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली डील को जिनपिंग के साथ डिस्कस करने मुनीर चीन गए होंगे। इस पर हम बाद में भी बात करेंगे, पहले सीपेक वाला निपटाते हैं। इस दौरे का सबसे जरूरी हिस्सा हमने आपको पहले भी बताया था, सीपेक ही है। एक बैकग्राउंडर भी लीजिए आप। सीपेक की शुरुआत 2013 में जिनपिंग के आने के बाद हुई। मकसद था चीन के जिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर से जोड़ना। चीन का जो वेस्ट है, डेजर्ट वाला इलाका है, उसको अरेबियन सी से जोड़ना चाहते थे ताकि चीन को सीधे अरेबियन सी का एक्सेस मिले और पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मिले। 2015 के आसपास इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू भी हुआ था। पहले फेज में सबसे ज्यादा फोकस एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर रहा क्योंकि पाकिस्तान में तब बिजली की बड़ी दिक्कत थी। तो जो फर्स्ट फेज था उसमें कोल फायर्ड पावर प्लांट्स लगे, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स आए कुछ, और ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाया गया जिससे हजारों मेगावाट बिजली जोड़ी गई पाकिस्तान के ग्रिड में। साथ साथ सड़कों को अपग्रेड किया, जो हम आपको बता रहे थे, जो कारोकराम हाईवे था पहले बिल्कुल एडवेंचर टूरिज्म के हिसाब से था, अब उस पर बड़े ट्रक्स चल पाते हैं। इस तरह के ब्रिजेस और टनल्स इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने पर काम हुआ, जहां पोर्ट के साथ साथ एयरपोर्ट, वाटर सप्लाई, बेसिक इंफ्रा भी तैयार हुआ। इस पोर्ट को पाकिस्तान में फ्यूचर के एक बड़े ट्रेड हब के रूप में देखा जाता है, जहां से चाइना और सेंट्रल एशिया तक व्यापार आसान हो सकता है। फिर इसके तहत पाकिस्तान में एसईजेड्स बनाए गए, लेकिन जमीन पर इन जोन्स की रफ्तार उम्मीद से धीमी रही और पाकिस्तान में एसईसी फ्लॉप रहे क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट नहीं आया। फिर सीपेक का दूसरा फेज सामने आया जिसे अब सीपेक 2.0 कहा जा रहा है। इसमें फोकस बदला है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी की तरफ अब फोकस किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी जैसा पहले सीपेक में भी हुआ था, सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, खासकर बलूचिस्तान में चाइनीज प्रोजेक्ट्स और जो उनके कर्मचारी होते हैं उन पर हमलों की घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, जिसको लेकर के चीन पब्लिकली बोल चुका है पाकिस्तान को। अब जब शहबाज शरीफ खुद चीन में है तो अब मुख्य चर्चा सीपेक 2 को आगे बढ़ाने को लेकर हो रही है। चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रोजेक्ट को अगले चरण में जाना है जिसमें इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ेगा। इस डेवलपमेंट से ऑब्वियसली भारत के इंटरेस्ट को खतरा होगा। भारत की इस पूरे प्रोजेक्ट पर दो मुख्य आपत्तियां हैं। पहली कि सीपेक का एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है जो कि भारत का है, लेकिन डी फैक्टो कंट्रोल पाकिस्तान का है। इसलिए भारत इस प्रोजेक्ट को इंडियन सोवरेनिटी, जो हमारी संप्रभुता है, उसके उल्लंघन के रूप में देखता है। दूसरा, भारत की चिंता यह है कि चीन और पाकिस्तान की साझेदारी भारत के नॉर्थ वेस्ट के आसपास चीन की मौजूदगी को मजबूत करती है, जिससे चीन को भारत के वेस्ट में भी प्रेजेंस मिलती है। अभी सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट में अरेबियन सी का रास्ता उनके लिए नहीं है, लेकिन एक एक्सेस पैदा हो रहा है। अच्छा, सीपेक पर एक और बात कही जा रही है, वो ये कि आसिम मुनीर इसके हक में उतने नहीं जितने शहबाज शरीफ। सीन क्या है? आसिम मुनीर अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, वहां से निवेश लाना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी रख रहे हैं। खासकर बड़े और महंगे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में रुकावटें बढ़ी हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स या तो टल गए हैं या उनकी फंडिंग और शर्तों पर दोबारा नेगोशिएशन हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो खनिज संसाधनों, खासकर बलूचिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों को लेकर अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। इसलिए रीअलाइनमेंट की बात चल रही है, यानी एक नए सिरे से खुद को ग्लोबल पावर बैलेंस में सेट करने की कोशिश चल रही है। पाकिस्तान में फेवरेट पास टाइम है उनका, वो ग्लोबल पावर गेम में खेलते ही रहते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हमारे यहाँ, कभी हम ये कर लेंगे, कभी हम वो कर लेंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान को जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए उनमें भी बाकी लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। कैसे? यूएई, एक तो हमने आपको अमेरिका का नाम बता दिया कि वो सीपेक को लेकर के कुछ और सोच रहे हैं, उनकी नज़र बलूचिस्तान के मिनरल्स पर है और फिर उनको बैलेंस पे करना है। अगला नाम है यूएई। यूएई भी नहीं चाहता कि ग्वादर डेवलप हो क्योंकि दुबई के पोर्ट से इसे सीधी टक्कर करनी है। अगर सीपेक पूरी तरह बनता है तो भविष्य में इसे ईरान से भी जोड़ा जा सकता है। ईरान ऐसा चाहता भी है,
अगर ऐसा होता है तो यूएई के धंधे पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए यूएई भी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहता। अब आइए मुनीर पर। शाहबाज शरीफ के साथ बीजिंग में वो भी दिख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि शाहबाज तो चलिए ट्रेड पर बात करने गए हैं, आसिम मुनीर ईरान में जो अमेरिका के प्रस्ताव पर बात हुई है उसकी चर्चा करने चीन आए हैं। 2 दिन पहले मुनीर तेहरान में थे, वहां के टॉप लीडरशिप से मुलाकात की। 23 मई को ही ट्रंप ने कहा था कि डील लगभग हो ही गई है। रूबियो ने भी कहा था कि कुछ घंटों में अच्छी खबर आ सकती है। उस बीच जब मुनीर तेहरान गए तो कहा गया कि अमेरिका का प्रस्ताव लेकर वहां गए। अब चीन में है। जब वो जिनपिंग से मिले थे तो शी ने भी पाकिस्तान की मध्यस्थता को एक्नॉलेज किया और मुनीर से कहा कि मुझे पता है कि आप अभी अभी ईरान से लौटे हैं और शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। चीन की जंग में भूमिका को खुद ट्रंप कबूल करते हैं। याद कीजिए मार्च में जब ट्रंप ने ईरान की ब्रिज और पावर हाउस को उड़ाने की धमकी दी थी और महज 1 घंटे पहले ईरान ने अस्थायी सीजफायर की शर्त कबूली थी। उस रात चीन के कहने पर ईरान राजी हुआ था। बाद में ट्रंप ने यह बात कबूली थी कि चाइनीज हेल्प थी, तब जाके सीजफायर हो पाया। इसलिए बहुत संभव है कि इस पीस डील में चीन भी कोई बड़ी भूमिका निभा रहा हो, चाहे पर्दे के पीछे से ही। क्या भूमिका हो सकती है वो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप चीन में है। अगर सीपेक पर कोई बड़ा बयान आता है या समझौता हो जाता है तो भारत के लिए वो बिल्कुल एक ऑब्वियस चुनौती होगी। जो भी अपडेट होगा राजदूत पर आपको जरूर मिलेगा। आज का एपिसोड साजिद ने लिखा और इरशाद ने इस रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।